स्क्रीन वॉइस दोनों ओके है? जी मुझे बता दें, एवरीथिंग इज ओके। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया, जजाकल्ला। अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है, होप सो इंशाल्लाह हमारी उर्दू का लास्ट लेक्चर साबित होगा। हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने उर्दू का जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने की कोशिश की है। उसकी बुनियादी जो ढांचा है वो हमने तामीर करने की में अपनी पूरी एफर्ट लगाई है। और जो उर्दू का कमरा है वो हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने नसर पढ़ा, और नसर की हमने अकसाम को देखा। और हमने इसमें देखा कि अफसानवी नसर है हमारे पास, और हमारे पास गैर अफसानवी है। अफसानी की आगे हमने टाइप्स देखी हैं, गैर अफसानी के आगे टाइप्स देखे। तो टाइप्स मैं नहीं बता रहा, ये पिछली क्लासेस में बड़ी डिटेल से हम कवर कर चुके हैं। बस ये रीकैप आपको करा रहा हूँ। उसके बाद हमने नज़म को देखा। नज़म क्या होती है? नज़म की हमने अकसाम देखी। उसमें हमने अकसाम जो है ना, बिलहाज हैयत देखी, कि जो हैयत है उसके हिसाब से उसकी जो अकसाम है वो क्या है। और बिलहाज मानी या मफहूम, ठीक है, या मौजू, वो हम जरा देखा कि बिलहाज मौजू जो है ना वो क्या अकसाम है नज़म की, वो हमने देखी। उसके बाद हमने बाद में जो है ग्रामर देखी, उर्दू की ग्रामर। ग्रामर में हमने शुरू से लफ्ज़ से शुरू किया। लफ्ज़ से इसम, इसम से फिर फेल, उसकी टाइप्स, काफ़ी डिटेल में हमने ये कवर किया। उसके बाद जी कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, इक्का दुक्का। अब आज हम इनको कवर करेंगे। और उसको हम, किसका माइक ओपन है? हम उसको कवर करेंगे, और इंशाल्लाह इसको फिर कंक्लूड कर देंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दो चीज़ें हैं, बल्कि दो चीज़ें तो नहीं हैं, काफ़ी सारी इसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम उसको ज़रा देखते हैं। तो आपने ये उर्दू या किसी भी लैंग्वेज के हवाले से, जिस तरह आपने अंग्रेज़ी पढ़ी थी उसके अंदर आपने देखा था, वैसा उर्दू में ही है। जैसा कि हम देखा कि हम अंग्रेज़ी और उर्दू को रिलेट करके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस हैं। तो एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं मुहावरा, और एक होता है जिसको हम कहते हैं रोज़मर्रा। ठीक है, मुहावरा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते थे इडियम। ठीक है, रोज़मर्रा। रोज़मर्रा अंग्रेजी में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता, ये उर्दू में ही इस्तेमाल होता है। मुहावरा क्या होता है जी? मुहावरा के जो लुग़वी मानी है वो है बातचीत करना, बातचीत करना। ठीक है। और वैसे इस्लाही मतलब क्या है? इस्लाही मतलब ये है कि ऐसा कलाम, ठीक है, ऐसा कलाम जो दो या दो से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो। दो या दो से जायद अल्फाज पर मुश्तमिल हो ऐसा कलाम। ठीक है। और जो अपने, जो है ना, मजाजी मानों, मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अल्फाज के एक मजाजी मानी होते हैं और एक हकीकी मानी होते हैं। हकीकी मानी का मतलब ये होता है कि जो उसके असल मतलब है। मजाजी वो होते हैं जो कि उसका एग्जैक्ट मतलब वो ना हो, उससे कुछ और इन्फर किया जा रहा हो, तो वो इसका मजाजी मीनिंग होता है। ठीक है। तो मुहावरा क्या होता है? लुग़वी ज़बान, लुग़वी लुग़वी इसका जो आपको मतलब बताया, लफ्जी मतलब वो क्या है? बातचीत करना के पे हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ या ऐसा कलाम है जो मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है, हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं होता। और मुहावरे के लिए आम तौर पे कम से कम दो अल्फाज होने ज़रूरी हैं, ये बात याद रखिए। दो अल्फाज मस्ट होने चाहिए, दो अल्फाज से कम आपका मुहावरा नहीं हो सकता। दो अल्फाज पे हो सकता है, तीन पे हो सकता है, चार पे हो सकता है, लेकिन दो से कम एक लफ्ज वाला कोई मुहावरा मौजूद नहीं है। अभी आपको इस बात के आगे समझ में आएगी कि ये क्या, कैसे मजाजी मानों में है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मैं कहता हूँ, एक वर्ड है, एक जुमला है, आब आब होना। आब आब होना, आप पानी को कहते हैं पानी पानी होना। अब पानी पानी बंदा या कोई भी शख्स पानी पानी हो जाए, इसका लफ्जी मतलब तो आपको समझ में नहीं आती। लफ्जी मतलब तो उसका ये है कि आप सारे का सारे पानी हो जाएं।
लेकिन सारे का सारा पानी होने का तो कोई हकीकत के साथ कोई समझ में नहीं आती है क्या है। तो ये इसकी मजाजी जो मतलब है वो आब होना का मतलब ये होता है शर्मिंदा होना। अब इसका जो हकीकी मतलब है वो तो यही है, पानी पानी हो जाना। लेकिन हकीकी मानों के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, और इसका जो मजाजी मीनिंग है जो कि है शर्मिंदा होना, उसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से तो ये मुहावरा है। तो आम तौर पे जो मुहावरा होते हैं, ठीक है, उनके आखिर में ना, जो है ना आम तौर पे ये ज्यादा होता है। और इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन जो ना है ना, ना आखिर पे नून अलिफ ना ज्यादा आता है। ठीक है। अब मुहावरे के हवाले से आपको तो इसका बेसिक मतलब पता चल गया ना। अब आपके पेपर में बेसिक मतलब तो नहीं पूछते आमतौर पे, वो पूछते हैं कि ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। जिस तरह आप ईडियम्स थे आपके, हमने देखे थे कि वंस इन अ ब्लू में एक इडियम है, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प है, बर्न द मिडनाइट ऑयल है, नैरो स्केप है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, ठीक है, ड्रैगन्स ड्रॉन है। तो बहुत सारे हमने पढ़े थे अपने ईडियम्स, जो आपको डॉक्यूमेंट में शेयर कर चुका था। इसी तरह आपके उर्दू के भी मुहावरे हैं, और वो आपके पेपर में आते हैं और उसका मतलब पूछते हैं। तो मैं ये आपके सामने कुछ जो है ना ओरली आपको बता रहा हूँ, और अल्फाज बोलूंगा, जुमले बोलूंगा, उसका मतलब भी बताऊंगा, जो आपने मोस्टली सुन रखे होंगे, बहुत ज्यादा है ये। अब ये आपने कैसे करने हैं, इसके मैं आपको नोट्स जो है ना आपके शेयर कर दूंगा, जो इनसे रेलेवेंट है। वो आपने वहां से जो मुहावरे उसके अंदर होंगे वो आपने वहां से पढ़ने हैं और वहां से कवर करने हैं। और साथ में जो कलीद उर्दू की मैंने आपको किताब टेक्स्ट की बुक शेयर की है पीडीएफ के अंदर, उसके अंदर भी मुहावरे दिए गए हैं। तो आपने एक नज़र में उन सारों को पढ़ लेना है। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि आपको आते होंगे, कुछ पहली नज़र में आपको याद हो जाएंगे, कुछ याद नहीं होंगे। कोई मसला नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे 500 मुहावरे हैं, आपने एक नज़र पढ़े हैं ना, तो 100 आपको आते होंगे, 100 आपको एक नज़र में याद हो जाएंगे। 100 अगर आप 4-5 दफ़ा उसको रिवाइज करेंगे, इतने याद है। तो 500 में से अगर आपको 300-400 हो गए हैं, तो 100 नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं, इतना ज्यादा उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, वो मैं मुहावरे पूछे जाते हैं, मैं वो बताता जाता हूँ। जैसे है आपाधापी पढ़ना। आपाधापी पढ़ना क्या होता है? अफरा तफरा की हालत। अफरा तफरी की जो हालत होती है उसको आपाधापी पढ़ना कहते हैं। आपे से बाहर होना, हद दर्जे गुस्से या खुशी की कैफियत। आटे में नमक होना, बहुत कम मिकदार में होना। ठीक है। आईना कर देना, वाजे कर देना। आंख लगना, नींद आना। आठ 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 आंसू बहाना, बहुत ज्यादा रोना। आबो दाना उठना, रिज्क खत्म होना। आसमान टूट पड़ना, अचानक मुसीबत पड़ना। आस्तीन का सांप होना, जाहिर में दोस्त बातिन में दुश्मन होना। आंतों का कुल वल्लाह पढ़ना, बहुत भूख लगना। आंखें बिछाना, बहुत अदबो ताजीम से पेश आना। आंखें चुराना, नजरें बचाना। आंखों पर बैठाना, बहुत इज्जत देना। आंखें फेर लेना, बेवफाई करना। आफत का पर काला होना, नहायत शरारती शौक होना। आसमान से बातें करना, बुलंदो बाला होना। अब ये बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा। ये आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कुछ जो मैं वो बता रहा हूँ। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अल्ले तल्ले करना, बेदरिग खर्च करना। उल्लू बोलना, वीरानी और बेआबादी की हालत होना। अंगारों पर लूटना, सख्त मुसीबत में होना। अंगुश्ते बदंदा होना, हैरान होना। औस पड़ना, मायूसी की हालत। मुश्किलें छोड़ना, शगुफ छोड़ना, अनोखी बात करना। बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना, दुनिया के हालात से बेखबर होना। बाल की खाल उतारना, बहुत छानबीन करना। बेनुकत सुनाना, बुरा भला कहना। अब ये मैं वो बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ चुके हैं। बाल बीका करना, नुकसान पहुंचाना। उसके बाद तुर्की बतुर्की जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना। 3-5 करना, झगड़ा करना। टसवे बहाना, झूठ मूठ का रोना। टेढ़ी खीरना, मुश्किल होना। ठीक है। अब ये और भी बहुत सारे हैं। अब इसका मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इसके जो रेलेवेंट नोट्स हैं। बाकी आपने उस किताब में जनाब वो पीडीएफ में जाके पढ़ लेना है। और जितना ज़्यादा आप इनको गो थ्रू करेंगे पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा ही आपको तैयार हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको कोई याद करने की कोई ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। तो ये होता है आपका मुहावरा। अब इसके बाद दूसरा जो हमने इसका एस्पेक्ट, दूसरा इसके साथ मिलता जुलता एक टॉपिक हमने पढ़ना है, वो है रोजमर्रा। रोजमर्रा जो मैंने आपको बताया अंग्रेजी में उस तरह करके नहीं होता।
रोजमर्रा क्या है, मुहावरे और इसमें क्या फर्क है? मुहावरा अपने मजाजी सेम वही सारा कुछ है। कैसे? मुहावरा क्या होता है? दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे क्या है, रोजमर्रा में दो या दो से ज्यादा अल्फाज जो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, जो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं, और उसको क्या कहते हैं, रोजमर्रा। और रोजमर्रा कैसे है कि इसमें जो आपकी जो लैंग्वेज है ना, उसके जो ग्रामर है या जो असूल है, ये इसके ऊपर लागू नहीं होते। ये एक फैक्ट, एक स्टेटमेंट है, या एक लाइन है, ये एक जुमला है जो वह इस्तेमाल होता है, और वो ही इस्तेमाल आपने करना है, उसकी जगह दूसरा नहीं कर सकते। ठीक है? और वो होता हकीकी मानों में है, इसको रोजमर्रा कहते हैं। जैसे मैं इसकी आपके सामने एग्जांपल देता हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। कि जैसे मैं कहता हूँ कि अ, मिसाल के तौर पे, आबिद और साजिद की उम्रों में 19-20 का फर्क है। अब 19-20 का फर्क है, ये एक रोजमर्रा है। अब उसमें 19-20 की जगह आप 18-20 नहीं कर सकते, आप 29-30 नहीं कर सकते, 19-20 ही करेंगे। इसके बाद आप और कहता हूँ कि आप कहते हैं कि सड़कों पर आए दिन हादसात होते रहते हैं, आए दिन। ठीक है? अब आप अगर आए रोज कहेंगे तो वो गलत होगा, आए दिन ही होगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप कहते हैं कि मेरी आंख में दर्द है, अगर आप इसकी जगह कहते हैं कि मेरी चश्म में दर्द है, हालांकि चश्म भी आंख ही होती है, तो फिर वो गलत होगा। ठीक है? तो ये जितने भी मुहावरे रोजमर्रा होते हैं, इनका ताल्लुक समाज से होता है। जो अहले ज़बान ने जैसे इस्तेमाल किया, और वो वैसे ही है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि इस तरह यहाँ पे जो किताब में लिखा हुआ बताता हूँ कि रोजमर्रा इस बोलचाल या उसलूब बयान को कहते हैं जो कि खास अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो अहले ज़बान जैसे इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्यास को दखल नहीं है, बल्कि समात पर दारोमदार है। समात यानी कि जैसे सुना जाता है। मसलन बिला नागा पर क्यास करके उसकी जगह बे नागा या रोज, रोज की जगह दिन ब दिन, दिन दिन नहीं कहा जाता। जैसे बिला नागा एक वर्ड है, उसकी जगह आप बे नागा नहीं कह सकते। ठीक है ना? रोज रोज की जगह आप दिन दिन नहीं कह सकते, हालांकि मतलब तो उनका सेम है ना। तो ये फिर फिक्स किस्म के जो सेंटेंस होते हैं, अब वो इस्तेमाल करते हैं, और जो अपने असली और लोगी मतलब में इस्तेमाल होते हैं। बस ये रोजमर्रा है। तो अक्सर ये पेपर में आ जाता है कि ये रोजमर्रा है, ये मुहावरा है। तो आमतौर पे आपने देख लेना है, जिसके आखिर में ना आ गया ना, इस तरह का ना कहीं कोई चीज आ गई है ना, तो ज्यादातर चांसेस है कि मोर देन 95% चांस में क्या होता है, वो मुहावरा ही होता है। ठीक है? वो मुहावरा ही होता है। और सम कम केसेस में वो रोजमर्रा होता है। ठीक हो गया? तो इस तरह की कोई फिक्स किस्म का कोई सेंटेंस आ जाए, जिस तरह मेरी आंख में दर्द है, या सड़कों पर आए रोज हादसा होते रहते हैं, इस तरह की कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो आपने इसको रोजमर्रा ही लगाना है। अब इसमें एक और अहम बात जो है ना, वो बड़ी आपने नोट करनी है, वो बड़ी जरूरी है। वो ये है कि हर मुहावरा जो है ना, वो रोजमर्रा होता है, लेकिन हर रोजमर्रा मुहावरा लाजमी नहीं है। ये बात आप देखें, हर जो मुहावरा है ना, मुहावरा वो रोजमर्रा होता है। ठीक है? और हर रोजमर्रा जो है ना, वो मुहावरा नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी, हर मुहावरा रोजमर्रा होगा, और रोजमर्रा जो है ना, हर रोजमर्रा मुहावरा नहीं होगा। कैसे? अब इसको जरा समझें। हर मुहावरा आपका रोजमर्रा होगा, यानी कि जो मुहावरा है ना, वो अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये तो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्यों रोजमर्रा है? वो रोजमर्रा इस वजह से है कि रोजमर्रा वो जुमला होता है जो कि अहले ज़बान ने उसको मान लिया है, उसके ऊपर ग्रामर का कोई इतलाक नहीं है। तो मुहावरे के ऊपर भी तो ग्रामर का कोई इतलाक नहीं होता, ये भी एक पक्का रट्टा टाइप की चीज होती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि हर मुहावरा आपका रोजमर्रा है, लेकिन हर जो रोजमर्रा है वो मुहावरा नहीं होता। क्यों? रोजमर्रा तो आपको पता है ना, उसके ऊपर ग्रामर का इतलाक तो उस तरह नहीं होता, लेकिन रोजमर्रा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। कुछ हकीकी मानों वाले मुहावरे में आ जाएंगे, सारे नहीं आएंगे। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हर मुहावरा रोजमर्रा होता है, और हर रोजमर्रा मुहावरा नहीं होता। ये बात आपको बतानी चाहिए। तो यही इसके अंदर बाकी चीजें हैं। बाकी ये पेपर में आ जाता है कि ये रोजमर्रा ये क्या है, तो जिसके आखिर में ना आ गया, तो वो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, आपने वो लगा देना है, वो मुहावरा है। और अगर इस तरह की फिक्स आ जाए जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, तो वो क्या आपका मुहावरा है। और सम टाइम वो आ जाता है कि मुहावरा और रोजमर्रा दोनों आ गए। तो दोनों आ गए तो आपको पता चल गया, आपका एक जो मुहावरा है ना, वो जो अगर कोई मुहावरा है, तो वो रोजमर्रा तो होता ही है। मिसाल के तौर पे आ जाए कि जिस तरह पहले आपको बताया, आबा बोना। अब आबा मुहावरा है, मुहावरा भी है, और मैंने आपको बताया कि हर मुहावरा आपका रोजमर्रा होता है, तो रोजमर्रा भी है।
ठीक हो गया जी। तो ये मुहावरे मुहावरे आपको याद करने वाले हैं। रोजमर्रे का बुनियादी जो तारुफ है ये पता हो। रोजमर्रे आमतौर पे कम पूछे जाते हैं, मुहावरे पूछे जाते हैं आपके पेपर के अंदर। तो मुझे यहाँ तक बताइएगा, यहाँ तक ये सबको क्लियर हो गया है, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, ओके हो गया सबको। बाकी कोई सवाल है छोटा मोटा तो उसको साइड पे कहीं लिख लें, फिर हम इसको एंड पे कर लेंगे। सब बताएं। ओके हो गया जी। आगे चलते हैं जी। ये तो हमारा पार्ट हो गया मुहावरा और रोजमर्रा। अब ये आपने इसको, फिर आपको शेयर करूंगा, फिर आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा है ना, वो है जरबुल मिसल। अब जरबुल मिसल क्या है? जिस तरह आपने अंग्रेजी में पढ़ा था प्रोवर्ब, तो सेम वो चीज इधर उर्दू में क्या है, वो जरबुल मिसल है। अब जरबुल मिसल क्या होती है? जरबुल मिसल का मतलब ये होता है कि छोटी सी ऐसे लाइन, एक ऐसा जुमला जिसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा हिकमत की बात हो, दानाई की बात हो, और वो किसी बहुत बड़ी कहानी का निचोड़ हो सकता है। ठीक है। और वो अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मकूला हो सकता है, वो कहावत हो सकती है। हम उसको क्या कहते हैं? ज़रबुल मिसल कहते हैं। आमतौर पे ये जो लोगों के जो तजुर्बात होते हैं, सत्य इंसानी मुशाहदात होते हैं, ये उसका निचोड़ होते हैं। ठीक है। जिसको आप सराइकी में कहते हैं अखान। ठीक है ना, अखान। तो ये ज़रबुल मिसल होते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये लाजमी नहीं है कि उर्दू के अंदर कुछ अरबी के भी ज़रबुल मिसल होंगे, फारसी के भी होंगे। ठीक है। तो वही बात की सदियों का निचोड़ है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि आप काज महाकाज, जो काम खुद किया जाए वो सबसे बेहतर होता है। आप भले तो जग भला, जो खुद अच्छा है तो उससे दूसरे भी अच्छे दिखाई देते हैं। ठीक है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकल दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आम के आम गुठलियों के दाम, हर तरफ फायदा ही फायदा, दोहरा फायदा। ठीक हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या है जनाब, और इम्पोर्टेंट मैं देख लेता हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो कसूर करना, फिर कसूर बताने वाले को उल्टा इल्जाम देना। उल्टे बांस बरेली को। अब ये बरेली एक इलाका था जहाँ पे बांस बहुत ज्यादा होते थे, और वो जहाँ बरेली की, हालांकि बरेली से बांस दूसरी तरफ जाने चाहिए, लेकिन बरेली की तरफ ही बांस जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उल्टा काम करना। सही हो गया। अंधों में काना राजा, ये सारे आपने सुन रखे होंगे छोटे मोटे, तो इसको अगर एक दफा आपने पढ़ लेना है। एक अनार सौ बीमार। अब इसमें ना सबसे अहम चीज ये है कि इसका एक तो आपको मतलब पता हो, और दूसरा इसका पूरा पूरा भी पूछ लेते हैं। वैसे पूछते हैं कि बूढ़ी घोड़ी आगे डैश। बूढ़ी घोड़ी क्या हुआ आगे? सफेद लगाम, काली लगाम, लाल लगाम, नीली लगाम। तो आपको ये रट्टा मारना है कि जरबुल मिसल आपको एग्जैक्ट पूरी की पूरी रट्टी भी होनी चाहिए, और इसका मतलब भी, दोनों चीजें आपको बतानी चाहिए। जैसा कि जिसकी लाठी उसकी क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक हो गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितने मुंह उतनी बातें, जैसा देश वैसा भेष। चिराग तले अंधेरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, चील के घोंसले में, ये बजरा मुझे कोई बताए, चील के घोंसले में डैश। पता करते हैं जी। पीपीसी वालों को ये बड़ा पसंद है, हर पेपर में उन्होंने दिया होता है। चील के घोंसले में डैश। हाँ जी, मांस कहाँ, जमीर ने सही बताया। चील के घोंसले में मांस कहाँ, बिल्कुल सही बताया। हुक्म हाकिम, आगे बताएं जी। हुक्म हाकिम डैश। हुक्म हाकिम डैश, ये आप बताएं मुझे आप। हुक्म हाकिम मर्ग मुफाजात। ठीक है। ये है कि हाकिम का हुक्म और मौत दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको टाला नहीं जा सकता। खुदा गंजे को, बताएं जी, खुदा गंजे को, खुदा गंजे को नाखून ना दे। जमीर आपने तो बड़े याद किए हुए हैं। और दरिया में रहना, और मगरमच्छ से डैश। दरिया में रहना और मगरमच्छ से डैश। बैर, बिल्कुल जी बैर। अब ये पेपर में आ जाएगा कि दरिया में रहना है, समंदर में रहना है, जो भी इस तरह का आ सकता है। दो मुल्लों में डैश। दो मुल्लों में डैश। मुर्गी हराम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, आपको तो फिर आते हैं ये, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। सदा नौ कागज की बहती नहीं, धोखा फरेब सारी जिंदगी नहीं चलता। सांप का कांटा रस्सी से भी डरता है।
ठीक है। उसके बाद शक्कर खोरे को खुदा शक्कर ही देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गरीब की जोर सबकी भाभी, तवेले की बला बंदर के सर, जरूरत इजाद की माँ है। ठीक है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल है। इसकी तकरीबन सारों के आपको अंग्रेजी में भी नजर आएंगे। ठीक है ना। मुदई सुस्त गवाह चुस्त, लिखे न पढ़े ना मोहम्मद फाजिल, लिखे मूसा पढ़े खुदा, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब, यार जिंदा सोबत बाकी, ये मुंह और मसूर की दाल। उसके बाद होने हर बरवा के चिकने चिकने बात। हाँ अच्छा, ये बताएं जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या मतलब है? ये पीपीएससी वालों को बड़ा पसंद है ये, हर पेपर में पूछा होता है। हाथ कंगन को आरसी क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, ये बताएं जी। ये पीपीएससी वालों का फेवरेट है, वो लाजमी है ये पेपर में देते हैं। नहीं। नहीं, ये में हवाई फायरिंग ना करें, सही बताएं। हाथ कंगन को आरसी क्या है? जाहिर बात कुछ भी इस तरह है। ऑप्शन हो तो, नहीं ऑप्शन तो ठीक है लेकिन पहले बताए ना आप। ये हर पेपर में पूछा होता है उन्होंने, किसी को पता तो बताए। जहरी बात में शर्म क्या नहीं। ये तो ऐसे आना चाहिए आपने, चंगे आप एस्पिरेंट हैं, ये तो आपने हर पेपर में देखा होगा ये। हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी को नहीं पता? हाँ जी। हाथ में जो कंगन होता है, मुझे आप ये बताएं, किसी को आपको आगे उसके मुंह के आगे करने की जरूरत होती है कि देखो मैंने कंगन पहना हुआ है? जाहिर बात के बताने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब ये होता है। हाँ जी, ये जिशान है, आप बताएं। हाँ जी, जो होता है नजर आ जाता है बिल्कुल। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था सवाल। ये अभी फैजान मौजूद है क्लास में? एक मिनट में जरा बैठा हूँ, उनसे फिर पूछते हैं एक बात। फैजान फैजान, हाँ जी मौजूद है। फैजान मौजूद है आप ना? ये सवाल मुझसे पूछा गया था। फैजान अगर हमें सुन पा रहे हैं, ये जूनियर ट्रैफिक वार्डन के इंटरव्यू में, नो ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका क्या मतलब है? ये पीपीएससी चेयरमैन थे, वो पता नहीं क्या उनका नाम था, मसूद के क्या नाम था, उन्होंने पूछा था इसका मतलब क्या है। तो मैंने उनको बताया था कि इस तरह की कोई शर्त रखी थी कि ना ये चीज़ होगी और ना वो होगा। तो उन्होंने बताया इससे मिलता जुलता एक और भी है, तो उनको मैंने बताया था कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उन्होंने उससे पूछा कि इन दोनों की अंग्रेजी बताओ। तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाकर पढ़नी है ये, तो ये सवाल इंटरव्यू में पूछा गया। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको बताऊं, बाकी इतने ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। तो जयपुर मिसल आपको सबको क्लियर हो गया जी? मुझे जरा बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके ओके जी। इसको फिर आपने खुद पढ़ लेना है, पीडीएफ की किताब मौजूद है, उसको पढ़ते रहें आराम आराम से। ठीक होगी जी। उसके बाद जी, गलत जुमलों की दुरुस्त की, ये टॉपिक है। अब इसमें जो आमतौर पे जो जुमले होते हैं ना, हमें लग रहा होता है ये ठीक है, लेकिन उसमें छोटी मोटी गलतियां होती हैं। ठीक है। अब आपने ये जुमलों की गलतियां बड़ी डिटेल से उस बुक में लिखी हुई हैं, आपने पढ़ लेनी है। ठीक है। मैं आपको हल्का फुल्का जो है ना वो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि गलत जुमलों की दुरुस्ती कैसे है। अब जरा आपने बताना है, जिससे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब ये इमला की गलती भी इसमें शामिल है। अब लिखो तो ईद उल अजहा, तो ये ईद उल अजहा आपको लिखना आना चाहिए। ईद उल अजहा कैसे लिखते हैं? ठीक है, अक्सर जो है ना लिखना नहीं आता हमें ये। ईद उल अजहा ऐसे होता है, इस तरह अस्सलाम वालेकुम ऐसे होता है। यहाँ पे वाह नहीं आता, यहाँ पे वाह लगाते हैं, अस्सलाम वालेकुम हम वाह लगाते हैं तो वाह नहीं आती। ठीक है। इसके बाद
हाँ, ये आता है कि ये वाक्य कब पेश आया। ये ठीक है जुमला। ये मैं लिखा है, ये ठीक है जुमला, ये वाक्य कब पेश आया। क्या लगता है आपको? ये सही है या गलत है? ये मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है? नहीं है, नहीं, मुझे अंग्रेजी रोमन मैंने लिखा, वैसे बताओ। ये ठीक है, ये वाक्य ऐसे ही होता है। एक चीज होती है कौन सी चीज कहाँ वाक्य है, वो ऐसे वाक्य होता है सिचुएटेड। ये वाक्य ठीक है। ये आपको वैसे मैंने कंफ्यूज करने से पूछा। इसी तरह ये आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो अक्सर लोगों ने ऐसे लिखा होता है बिल्कुल, तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं लिखते, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारी इसमें ना छोटी मोटी गलतियां हैं। और ये फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद खुद क्लियर हो जाएगी। जैसा कि है कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि मैंने माह रमजान के महीने में हज किया, ये ठीक है। मैंने माह रमजान के महीने में हज किया, ये ठीक है जुमला, ये गलत है। क्यों, इसमें क्या गलती है? हाँ जी, एक ही बात है, माह और मदीना तो एक चीज आएगा, बिल्कुल सही बताया। ठीक हो गया। तो ये इस तरह की गलतियां होती है, ये फिर आपने इसको पढ़ लेना है। इसी तरह आपने 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में वो ये सारे पढ़े हुई हैं बातें। वो एक होता था, किसी किताब का नाम है, वो कहते थे कि जनाब मिसाल के तौर पे शिकवा जवाब शिकवा छप गए हैं, छप गई है, छप गया है, तो ये क्या है? क्या है जी? शिकवा जवाब शिकवा छप गई है, ये छप गया है, ये क्या है? हाँ जी, छप गई है किताब का नाम है, तो हम इसको प्लूरल की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी। ये इसमें छोटी बड़ी बातें। अब इसको मजीद आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके अंदर। तो ये जुमलों की इसमें बला भी आ जाती है, इसके अलावा और भी छोटी मोटी तज़कीर और तानीस भी आ जाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये जो मुज़क्कर मुन्नस होती है, दही खट्टी है नहीं होता, दही खट्टा है होता है। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, मर्ज बढ़ती गई नहीं होती। मैंने अखबार पढ़ा, पढ़ा अखबार मुज़क्कर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसमें कोई लॉजिक आप ना ढूंढें। ये अहले ज़ुबान जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो जनाब, बच्चे की गेंद गुम हो गई, गेंद गुम नहीं हुआ, ठीक है। ये पत्थर बहुत भारी है, भारा है नहीं आएगा। ये औरत बड़ी लड़ाका है, लड़ाकी नहीं आएगा। तो इसमें इमला की गलतियां भी आ जाएंगी, इसमें जनाब छोटी मोटी और भी गलतियां आ जाएगी, तो ये आपने उसको देख लेना है। ठीक हो गया जी। ये जिसका करेक्शन होती है ना आपकी अंग्रेजी में, तो ये यहाँ की करेक्शन है। अब ये रोजमर्रा की मैं आपको बता रहा था कि वो दिन ब दिन कमजोर हो रहा है। हालांकि लगता तो ये ठीक है, वो रोज दिन ब दिन कमजोर है, लेकिन ये गलत है। दिन ब दिन नहीं आएगा, रोज बरोज आएगा। अब ये रोजमर्रा है, रोज बरोज। इसी तरह महंगाई से गरीब फाकों मर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला हो गया। रोज रोज का आना जाना कदर घटा देता है, अब रोज रोज ही आएगा, दिन दिन ही आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी बहुत सारे और भी हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, ठीक है, मशकूर नहीं आएगा। मैं कहता ना मैं आपका मशकूर हूँ, ये हूँ, ये नहीं लिखना, शुक्रगुजार लिखना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ, ये नहीं होगा। आपकी खैरियत नेक मतलूब हूँ, ये आएगा। मैं आपका ताबेदार हूँ, ये गलत है। मैं आपका ताबेदार, ताबे फरमान, ताबे फरमान हूँ। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जी बराए मेहरबानी आ जाए, तो बराए मेहरबानी नहीं होता, बराहे मेहरबानी होता है, ये वाला होता है। तो ये आपने सारे जनाब पढ़ लेने हैं। ठीक हो गया। तो ये है जो जुमलों की दुरुस्तगी।
एक दफा पढ़ लेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बस इसमें से इतने ज्यादा कोई सवाल कोई नहीं आते, कभी एक आधा आ जाता है, तो आपको बस नजर से घूमा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कुछ जो है ना इमला, मुश्किल मुश्किल लफ्ज होते हैं उनका मतलब पूछा होता है, वो आप पेपर में आ जाता है। अब वो भी कलीदी उर्दू में गिवन है, वो आपने जो पास पेपर में आ चुकी है ना खास तौर पे, तो वही इमला कर लेनी है आपने। बस ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना, उसमें काफी ज्यादा है, लेकिन जो बीपीएससी में आ चुके हैं ना वही आपने करने हैं। जैसा कि मैं बताऊं, बिनतुल नात, बिनतुल, क्या है ये, बिनतुल अनब, अनब लिखा हुआ है, वैसे बिनतुल नात है मेरे ख्याल में। ये क्या वर्ड है, किसी को पता है ये क्या है, बिनतुल नाब है, ये क्या बुला है, क्या जी वर्ड है, बताया किसी को पता है, बिनतुल नात है या बिनतुल नाब है। बिन तो वैसे बेटी को कहते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये है बिनतुल अनब है। क्या मतलब है इसका, किसी ने पढ़ा होगा, ये पास पेपर में आ चुका है। ये है जनाब अंगूर की बेटी। हाँ जी, अंगूर की शराब, इसका मतलब है लफ्जी अंगूर की बेटी। तो ये इस्तेमाल होता है शराब के लिए। ठीक है। इसके बाद जनाब और मैं कुछ लिखता आपके सामने बताता हूँ, आपने ये पढ़ रखे होंगे। अशुफ्ता हाल, अशुफ्ता हाल का क्या मतलब होता है, किसी को पता है तो बताएं। अशुफ्ता हाल, हाँ जी, परेशान हाल, बिल्कुल सही बताया। उसके बाद जनाब हम्म, साहिब फराश, साहिब फराश क्या होता है। वो बीमार जो बिस्तर से ना उठ सके उसको साहिब फराश कहते हैं। दावत शिरास, दावत शिरास क्या होती है। सादा खाना, बिल्कुल ये सादा खाना, सादा खाना। उसके बाद जनाब वो अलप तलप, अलप नहीं, अलल टप, अलल टप, अलल टप का क्या मतलब है, ये भी आ चुका है। ये है बेसोचे समझे। उसके बाद है बेनीले मराम, बेनीले मराम ये क्या होता है। ये इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये पास पेपर अगर पढ़े हुए हैं तो इसमें सारे आपने देखे होंगे। बेनीले मराम ये होता है नाकाम नामुराद। उसके बाद तिफल मकतब, क्या होता है जी, तिफल मकतब, तिफल तिफल बच्चे को कहते हैं, मकतब स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, यानी कि ना तजर्बाकार शख्स। हाँ जी, लफ्जी मतलब बिल्कुल सही बताया है, लेकिन इस्लाही मतलब इसका है ना तजर्बाकार, शरारती बच्चा नहीं है, गलत आप बता रहे हैं। तिफल मकतब ना तजर्बाकार या नाइव पर्सन, शरारती नहीं लिखना। काबे कोसैन, काबे कोसैन क्या होता है जी। जो कमान की दो आपस में वो साइड्स होती हैं वो काबे कोसैन होती हैं, वो क्या होती हैं आपस में करीब होती हैं, तो काबे कोसैन नहायत करीब कहते हैं। जो मिराज का वाक़या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मिराज पे गई, तो अल्लाह की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस क्या थी, काबे कोसैन थे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे ऐसे। पढ़ा होगा आपने। तजाहिल आरफाना, ये क्या है जी, जानबूझकर अनजान बनना। उसके बाद जी है खल्फुर रशीद, खल्फुर रशीद क्या है जी, किसी को पता है जी। फर्मा बरदार बेटा। अलम नशरा, अलम नशरा, ये तो एक सूरत भी है अलम नशरा, क्या मतलब है जी। बताएं जी अलम नशरा क्या है। ये बताया ना, जो इस्लामियात वाले हैं उन्होंने तो पढ़ी हुई है सारा। अलम नशरा कहते हैं खुलम खुला। ठीक है।
अलम नशरा लक सदरका व वडाना अन्का विज़रकल्लज़ी। क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा ना किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कि खुलम खुला। क्या हमने तुम्हारा सीना कुशादा ना किया और तुम पर बोझ ना उतार लिया। खुलम खुला, ये कुशादा एक की उस तरह खोल देना ये भी है। खोल देना भी मतलब है, सही बताया। इस्लामियात वालों को तो ये सारे आते हैं, ये सारी बातें मुझे पता है। तो ये कुछ किताब में लिखे हुए हैं। अब ये आपने एक दफा पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है खजुस्तगाम, ये क्या मतलब होता है खजुस्तगाम। हाँ जी, बहुत प्यार है। और पाको तर्जमे के साथ पढ़ा करें सब। ऐसे पढ़ते रहते हैं हम सब, लेकिन हम तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते। तर्जमे के साथ पढ़ेंगे फिर आपको मजा आएगा। खजुस्तगाम क्या होता है जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में, हर पेपर में पूछ होता है। खजुस्तगाम होता है मुबारक कदम। मुबारक कदम। जुज्वे ला नेफिक, ऐसा जुज जो अलग ना किया जा सके। खैर ये बहुत सारे हैं। आपने क्या करना है, ये मैं आपने प्लीज उर्दू की जो बुक की पीडीएफ में जाना ना, वो तरकीबें सारी देखनी, ये सारे एक दफा आपने पढ़ लेने हैं। अब इसमें से आपने याद कौन से करने हैं, तो सारे याद नहीं करने आपने। मैं आपको आज के लेक्चर जब एंड होगा ना, तो मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा उर्दू के। वो जितने भी नोट्स होंगे ना, अगर आप इजी समझे ना, तो उन तमाम नोट्स को आप करा लें प्रिंट। उनको प्रिंट करा के अपने पास रखें और उनको आप क्या करें, उनको रट लें। बस, तो आपकी उर्दू ओके है। 10 नंबर की उर्दू में आप 8 9 नंबर ले लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होंगे, उसमें जो नोट्स है ना, वो सारे के सारे पीपीएससी के पास पेपर्स हैं। स्ट्रक्चर आपका बिल्ड हो चुका है, समझ आपको आ गई है, फिर ये चीजें रंग भरने वाली हैं। वो रंग आप भरते रहेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो आपका ओके हो जाएगा। स्ट्रक्चर अब आपका ओके, अब आपको उर्दू ऊपर से नीचे तक पता चलेगी कि करना क्या है। फिर इसको जितना याद करेंगे उन नोट्स को, उतना आपको तैयार हो जाएगा। और 8 से 9 नंबर से कम आपके नंबर नहीं आएंगे, आप पेपर जाके दे लें। हाँ जी, यहाँ तक मुझे बताएं सबको ओके हो गया जी? सब मुझे बताएं, सब तक सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर हम आगे चलते हैं। सब बताएं, सब बताएं, सब बताएं। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। ठीक हो गया जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे किसी ने भी नाम लिया था तर्जुमा का, तो आप में से किस किस ने कुरान पाक को जो है ना तर्जुमे के साथ पढ़ा है, ये वैसे जनरली किताब से पूछ लो। किस किस ने पढ़ा है जी, सब आप में से तर्जुमे के साथ कुरान पाक को मुकम्मल तौर पे पढ़ा हो? माशाल्लाह। सीरत ने पढ़ा है? नहीं, मुझे आपने मुकम्मल पढ़ा है? मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। कुछ सूरतें पढ़ी हैं, गुड हो गया। बाकी जी, माशाल्लाह, नहीं बहुत अच्छी बात है। और जी बाकी सब ने? ठीक है, माशाल्लाह। जी सब ने पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड टाइम स्टार्ट किया था मदरसे जाना, 30वां पारा मुकम्मल किया, फिर कोविड आ गया था। अच्छा, कुछ सूरतें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। चंद सूरतें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, बहुत
जी ठीक हो गया। जी ये क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैं बता रहा था आपको कि बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ना चाहिए। और इसको बड़ा अच्छे तरीके से आप ना पढ़ें, रोजाना की एक आयत ही पढ़ लें, लेकिन बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह से अल्लाह पाक सबको सादत दे। और तफसीर के साथ पढ़ें और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करके पढ़ें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जब आप पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ओके जी, सबको आवाज़ क्लियर हो गई? चलिए ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमने इस्लामियात का सब्जेक्ट पढ़ा है, इंशाल्लाह उसमें भी ये सारी चीज़ें रिवाइज भी होंगी और आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी साथ साथ। ठीक ओके जी। ठीक है, नेक्स्ट ये आगे चलते हैं हम अपने उस पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है जी? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, अब है हमारे पास जो हमने देखा था अपनी ग्रामर के अंदर, एक हमारे पास एक टर्म आई थी, इल्म बयान। तो इल्म बयान जो है ना, बयान, इल्म बयान क्या है? कि हम जो इल्म बयान ये होता है कि हम जो अ, आप अपनी जो भी लैंग्वेज है उसको बयान करते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम कुछ इस्तेलाहात का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसमें रंग डालते हैं, जिससे उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। ठीक है। वो उसको बयान करने का जो उस्लूब का जो तरीक़ेकार है वो हम बदल देते हैं। ठीक है, चाहे वो शायरी हो या चाहे वो नसर हो। तो उसको जो इल्म बयान कहते हैं। अब इल्म बयान के लिए आमतौर पे चार जो असूल हैं, ये चार जो इसके अंदर रंग है ना, वो शामिल किए जाते हैं। पहला है तशबीह, दूसरा है, तशबीह हमारे पास पहला है। उसके बाद ये आपको स्क्रीन शो हो रही है? कोई इशू तो नहीं आ रहा ना आवाज में? ओके सब ना? किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा आवाज के हवाले से या वैसे स्क्रीन के हवाले से? ठीक हो गया, ओके ओके, गुड हो गया। तो तशबीह, दूसरा है इस्तारा, इस्तारा। और तीसरा है मजाज मुरसल। और चौथा है किनाया। इसको जरा हमें समझना है, तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, किनाया। तशबीह क्या होती है? आप उर्दू के अंदर तशबीह ये होती है कि आप एक ही चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मुमासलत बयान बयान करते हैं। आप उसके दरमियान कॉमन चीज़ों को ढूंढते हैं, आप उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, उसको हम तशबीह कहते हैं। जैसे कि तशबीह का लफ्ज़ मुशाबिह से मुश्तक है, जिसका मानी है किसी एक चीज़ को दूसरी की तरह की शबाह तलाश करना। यानी इसका कह सकते हैं आप कि किसी एक शख्स, चीज़ या कैफियत को मुश्तरका खसूसियात, सिफात की बिना पर किसी दूसरी निस्बतन ज़्यादा बेहतर चीज़ के साथ मानद मुमासिल करार देना, जिसका वाज़ेह मकसद पहली चीज़, कैफियत या शख्स की कदरों कीमत में इजाफा करना हो, तो उसको हम कहते हैं तशबीह देना। ये आप पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा। जैसे मैं एग्जांपल आपने बताई भी थी पिछली क्लास में कि नाज़ की उसके लब की क्या कही, एक पंखड़ी के गुलाब की सी है। अब उसके जो लब हैं वो चूंकि बहुत ज्यादा समझे नफीस हैं, उसको उसने गुलाब की जो पंखड़ी है ना, उसकी जो कली होती है उसके साथ उसको तशबीह दी है। तो ये तशबीह होती है। ठीक है। तशबीह में आप एक दूसरे उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं, और जो एक चीज को दूसरी के साथ कंपेयर करते हैं तो आप पहली चीज जो है ना उसको, उसके अहमियत को इजाफा करते हैं। अब जो तशबीह है इसके बुनियादी तौर पर जो है ना पांच अरकान हैं। एक है मुशब्बा, एक है मुशब्बा बे, एक है वजह शुबा, एक है हर्फ तशबीह, एक है गर्ज तशबीह। मुशब्बा क्या होता है? जिस चीज को आप बड़ा करके किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं वो आपका है मुशब्बा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो उसके लब को कंपेयर कर रहे हैं पंखड़ी के साथ, तो लब क्या है? मुशब्बा है। मुशब्बा पे उस लब को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जो बड़ी चीज है उसके साथ उसको कंपेरिजन है। तो जो जो पंखड़ी है वो क्या है? मुशब्बा पे है। वजह शुबा, यानी कि जो वजह है वो क्या है? वो है उनके दरमियान नजाकत, नाज की या डेलिकेटनेस, वो वजह शुबा है। हर्फ तशबीह क्या है? की सी है, की सी जो है ना, सी, ये हर्फ तशबीह है, हर्फ तशबीह।
और गर्ज तशबीह मकसद क्या है का, कि दोनों के दरमियान में जो है ना, जो नज़ाकत है उसका आपस में मवाजना करना, ये गर्ज तशबीह है। तो ये 5 इसके अरकान हैं, इसके डिटेल उस किताब में लिखी हुई है, मैं सरसरी तौर आपको बता रहा हूँ, ये आपको पता चल गया। तो तशबीह तशबीह के 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शुबा, हरफ तशबीह और गर्ज तशबीह। नेक्स्ट हमारे पास इस्तारा। इस्तारा का लफ्ज जो है ना, मुस्तार से निकला है, जिसके मैंने है उधार लेना। जो तशबीह था इसका लफ्जी मतलब था मुमासलत तलाश करना, मुमासलत तलाश करना। ठीक है। इस्तारा का लफ्जी मतलब है उधार लेना। यहाँ किसी चीज की सिफात, खूबियां, वकार, जाहो जलाल, हुस्न और मर्तबा उधार लिया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं। अब इसमें इस्तारा में क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो शेर की तरह बहादुर है, तो ये आपकी तशबीह है, वो शेर की तरह बहादुर है। अगर मैं कह दूं कि वो शेर है, तो ये इस्तारा है। इसमें आप उसका पूरे का पूरा वही मीनिंग आप उसमें ले आते हैं, तो ये आपका होता है इस्तारा। इसको मैं डिटेल से कवर नहीं कर रहा, उसकी वजह है कि आपने 9वीं 10वीं में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप किताब से पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। तो इस्तारा में आप उसको वही चीज आप करार दे देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक शेर है: पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब देखा ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अब उसने पत्ता पत्ता बूटा बूटा, यानी वो कहते सारे जानते हैं, जानता नहीं तो गुल ही नहीं जानता, यानी अपना वो कहते हैं महबूब नहीं जानता, मेरा महबूब मेरे हालात से वाकिफ नहीं है, बाकी तो गली गली में हर किसी को पता है। तो उसने महबूब को गुल ही कह दिया, ये नहीं कहा गुल की तरह है। तो इस वजह से ये क्या है, इस्तारा है। पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम, किस चांद से आंख जा लड़ी है। अब चांद कहती है अपने महबूब को पूरे का पूरा, तो ये क्या है आपका, आपका ये क्या है, आपका इस्तार है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, तो शेर कह दिया उसको, तो ये आपका इस्तार है। तो जिस तरह तशबीह के 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शुबा, हरफ तशबीह और गज़ल तशबीह, इसी तरह अरकान ने जो इस्तारा है उसके 3 अरकान हैं। उसके 5 हैं, इसके 3 हैं। कौन कौन से हैं जी 3? पहला जो इसका रुकन है उसका इस्तारा का, वो है मुस्तार, मुस्तार लय। मुस्तार लय पहला है। दूसरा है मुस्तार मिनू है या मुंह है, जो भी है। तीसरा है वजह जामे। उसी तरह मुस्तार लय क्या है, जिसके लिए आपने मुस्तार लिया है। मैंने कहा ना कि अली शेर है, अब अली जो है ना, इसके लिए आपने इस्तारा लिया है ना, तो अली आपका मुस्तार लय है। जिसमें जो तशबीह में आपका मुशब्बा था जो वाला, इसमें वो मुस्तार ले। मुस्तार मुंह या जिससे आपने लिया है, ठीक है, शेर से आपने लिया ना, अली शेर है, तो शेर आपका क्या है, यहाँ पे मुस्तार मुंह है। और वहां पे वो मुशब्बा बे था, जिस तरह फूल की पंखड़ी थी। और वजह जामे क्या है, वजह जामे वही कि जो जो वहां पे गर्ज तशबीह थी, कि उनकी जो है ना बहादुरी जो है ना, वो गर्ज तशबीह है। अब इसमें वर्ड तो होता कोई नहीं है कि वो उसकी तरह है या वैसा है, तो ये बात होती नहीं इसमें, तो वो सेम वही उसको नाम दे देते हैं, इस वजह से वो लफ्ज तशबीह है जो दूसरे अरकान है वो इसके ऊपर पूरे उतरते नहीं है। ठीक हो गया जी। तो आपको ये पता चला गया कि तशबीह के 5 अरकान है, और जो आपका इस्तारा है उसके 3 अरकान है। और इस्तारा के लिए कोई हरूफ इस्तारा नहीं है, इस्तारे का पूरा का पूरा वही वर्ड आ जाता है, लेकिन उसके लिए वो तशबीह में होता है, की सी है, की तरह है, मिलते जुलते, वो आपके सामने उसमें आ जाते हैं। तो 2 हो गए जी हमारे पास। तीसरा हमारा जो पार्ट था वो था किनाया। किनाया क्या है जी? किनाया इल्फ बयान की तीसरी किस्म है। किनाया के जो लफ्जी मतलब है वो ये है कि अगर कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इन दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक हो, तो मजाज मुरसल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं, कि इसका मतलब ये होता है किनाया में आमतौर पे कि एक चीज का नाम लें और वो आप उससे सारी को मुराद लें, एक छोटा सा पार्ट लें और उसको पूरे आप उसको जनरलाइज करके सारों से मुराद लें, तो इसको कहते हैं किनाया। किनाया का मतलब होता है आपका, अब क्या मैं क्या है बताता है, लफ्जी मतलब होता है इसका छुपा हुआ, पोशीदा, पोशीदा, पोशीदा छुपा हुआ। अभी जरा इसको बता रहा था कैसे। इसका मैं बता रहा था आपको, किल्मे बयान की रूह से किनाया इसको कहते हैं जब कोई लफ्ज हकीकी मानों के बजाय गैर हकीकी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि अगर उसके हकीकी मानी भी मुराद लिए जाएं तो उसके मफहूम में फर्क ना आए। यानी कि हकीकी, ये मजाजी मानों में इस्तेमाल इस तरह हो
कि हकीकी मानों में भी उसका मतलब वाज़ेह हो और मजाजी मानों में भी मतलब हो, तो यानी कि टू वे से वो काम कर रहा है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। हम्म, यहाँ पे कहते हैं, एक मिनट, इसका मैंने शेर पढ़ा था एक प्यारा सा, वही आपको बताता हूँ। मुझे तो याद नहीं आ रहा कौन सा शेर था, एक मिनट, मैं फिर देखता हूँ कहाँ लिखा था मैंने। यानी कि किनाया छुपा हुआ मतलब जो आप जो हकीकी और मजाजी दोनों में इस्तेमाल, जैसा कि यहाँ शेर है आगे सामने, कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब देखे ना, रात काटी खुदा खुदा करके, ये हकीकी मानों में इसका मतलब तो ये हो सकता है कि अल्लाह अल्लाह करके हमने ये बड़ी मुश्किल से रात काटी है। और मजाजी मानों में ये हो सकता है कि हमने वहां पे जाके बड़ी जो है ना वो इबादत की है, और बड़ी ये की है। ठीक है, इबादत के हवाले से देखा जा सकता है कि हम पूरी रात इबादत करते रहे हैं, अगर मजाजी मानों में देखें। लफ्जी मानो या हकीकी मानो में देखें तो रात काटी खुदा खुदा करके, यानी कि खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से हमने जो है ना वो रात काटी है। तो यानी हकीकी मानों में भी इस्तेमाल हो रहा है और मजाजी मानों में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको कहते हैं किनाया। ठीक हो गया। और किनाया का लफ्जी मतलब क्या है? छुपा हुआ, पोशीदा। बस आपको इतना ही पता हो, बाकी इसके अंदर कुछ छलांग लगाने की जरूरत नहीं। बाकी जो चौथा है था, वो तो था हमारे पास पार्ट, वो था मजाज मुरसल। मजाज मुरसल क्या है जी? अगर कोई लफ्ज अपने वज़ई या हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो जाए कि दोनों में तशबीह के अलावा कोई और भी ताल्लुक हो। ये कैसे? कि वो जिससे मैंने पहले आपको बताया था, कि मैं आपको पहले बता रहा था, वो मजाज मसल का बता रहा था, कि आप एक चीज, छोटी सी चीज लें और उससे मुराद अब एक बहुत बड़ी चीज हो। छोटा लेके आप उसका मुराद बहुत बड़ी पिक्चर भी कोई चीज है, उसको हम मजाज मसल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल लेता हूँ कि यहाँ पे देखें, हाँ जी, संग फेंके हैं मेरी कब्र पे गुल के बदले, गालियां दे है पसे मर्ग कुल के बदले। संग फेंके हैं मेरी कब्र पे गुल के बदले, गालियां दे है पसे मर्ग। इस एक नंबर को छोड़ें, इसमें से क्लियर नहीं हो रहा, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये ठीक है। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले उसी उजड़े दयार के। अब आप देखें, वो एक बड़ी चीज उसने ली, कि एक दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने उसी वो के हैं। अब वो दिल्ली में रहने वाला, यानी कि एक बड़ी चीज को उसने छोटी पे मैप कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका मजाज मुरसल है। इसी तरह छोटी से बड़ी पे भी मैप हो सकता है। कैसे? मैं इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। हाँ जी। और बाजार से ले आए अगर टूट गया सागरे जम से मेरा जाम में से बाल अच्छा है। अब बाजार से ले आए, बाजार से ले आए का मतलब अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बाजार के हर दुकान पे गया है, वो तीन चार दुकानों पे गया है तो कह रहा है कि बाजार से मैं ले आया। यही कि दो चीज, दो दुकानों, तीन को उसने पूरे पे, पूरे बाजार पे मैप कर दिया। तो ये है आपका मजाज मुरसल। बस इतना ही आपको पता हो, बाकी मजीद उसके उलझने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका हो गया मजाज मुरसल। मजाज मुरसल हो गया, किनाया हो गया, तशबीह हो गई और इस्तारा हो गया। तो ये इल्म बयान के चार जो बुनियादी असूल हैं वो हो गए। बाकी इसमें मजीद अगर आपको ये मजाज मुरसल के हवाले से कन्फ्यूजन हो तो ये किताब के ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा देख लें इसको। तो जरा मुझे बताएं, सबको ये क्लियर हो गया है? इल्म बयान की ये चार किस्में क्लियर हो गई हैं? बताइए जी, सब बताइए। हाँ जी। सबको क्लियर है? सब बताएं ना मुझे, पता तो चले मुझे। ओके हो गया जी, आगे चलते हैं जी। एक और हमारा छोटा सा टॉपिक है, वो हम कर लेते हैं।
उसके बाद हम कंक्लूड कर लेंगे जी। बाकी छोटी मोटी जो इसमें है ये, इस मजाज मुरसल ये वो पढ़ सकते हैं आप इसको मजीद भी डिटेल से। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इल्म बदी। इल्म बदी ये इससे कुछ चीजें पूछी जाती हैं, वो आपको बताना चाहिए। इल्म बदी क्या है जी? बदी के लुग़वी मानी है नादर, अनोखी या नई चीज। इल्म बदी से मुराद वो इल्म है जिसमें तहसीन और तज़यीन कलाम के जरिए बलूग होते हैं। यानी कि कलाम के अंदर, शायरी के अंदर, या आपकी जो टेक्स्ट है या नसर है, नसर के अंदर कुछ नया, नई चीज मुतारफ करवाना, नई चीज लेकर आना, उस ठीक है, उसको इल्म बदी कहते हैं। ठीक है, इल्म बदी है। फिर इसमें मुख्तलिफ नई चीजें जो डालने का मेथड है ना, उसको वो आगे नाम देता है, उसको कहता है सनअत। सनअत। अब सनअत क्या होती है कि आपकी टेक्स्ट यानी शायरी के अंदर और नसर के अंदर कोई नई चीज डालता है और उसको फिर नाम देता है और उसके अंदर एक खूबसूरती डालने की कोशिश करता है, तो उसको हम सनत कहते हैं। इल्म बदी है ये सारा। तो ये सनतें, बहुत सारी सनतें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी सनत है, बुनियादी इसका मतलब बताओ। तो पहली जो सनत है हमारे पास वो है सनत तजाद। सनत तजाद क्या होती है जी? सनत तजाद ये होती है कि शायरी में आमतौर पे ना, शायरी में एक शेर में और दूसरे शेर में कोई ऐसी एक कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा उसके अपोजिट इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का कभी शेर में इस्तेमाल हो तो उसको कहते हैं इसके अंदर सनत तजाद इस्तेमाल हुई। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ कोई। मैं कहता हूँ कि हम्म, खैर व शर को समझ के हैं वो जहर, दो जहर, सांप की जीज थी समझे, स- सम है। यानी कि इसमें खैर व शर आ गया। इसको भी छोड़े, मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। हाँ जी देखें, दुनिया में अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। अब आना और जाना दो अपोजिट चीजें, तो ये इसके अंदर इस्तेमाल हो गया। हार हो जीत हो, खुशी हो या गम, खुश दिली से सभी कबूल करो। ठीक है ना, हार हो या जीत हो, खुशी हो या गम, तो दिन एक वर्ड एक कंसेप्ट को दूसरा अपोज कर रहा है। तो इस तरह का अगर आपके शेर में आ जाए तो इसको क्या कहते हैं? आपकी सनत तजाद। एक और, ना मतलब है गदाई से, ना ये ख्वाहिश के शाही हो, इलाही हो वही कुछ जो कि मर्जे, जो मर्जी इलाही हो। अब खुदाई और शाही तो वहाँ अपोजिट हो गया। ठीक हो गया, तो इसको कहते हैं सनत तजाद। कभी शेर आ जाए और कहीं इसके सनत तजाद क्या है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड है ना, उसका अपोजिट अगर कहीं पे इस्तेमाल होता है तो आप देख लें कि ये सनत तजाद है। उसके बाद दूसरी जो सनत है वो है सनत तकरार। तकरार से नाम से ज़ाहिर है। सनत तकरार ऐसी सनत को कहता है जिसमें शेर मिसरे या शेर को किसी लफ्ज को ताकीद के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाए। ठीक हो गया, किसी चीज को ताकीद के लिए बार बार बताने के लिए बार बार उसका जिक्र किया जाए, उसको कहते हैं सनत तकरार। कैसे मैं आपको अगर बताऊं एग्जांपल तो, कल किया था कल का वादा, आज फिर वादा है कल। कल किया था कल का वादा, आज फिर वादा है कल। आपकी कल आएगी कितने कल आने के बाद। अब इसमें जो कल 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 कर दिया है ना, ये सारी आपकी क्या है? सनत तकरार का इस्तेमाल है। ठीक हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे हो सकते हैं। गम दिया, रंज दिया, दर्द दिया, दाग दिया, हो सके मुझसे इवज क्या तेरे एहसानों का। अब इसमें जो गम है, रंज है, दर्द है, दाग है, तो ये भी सनद तकरार है, यानी बार बार उसे जिसकी ताकीद की जा रही है। ये इसको कहते हैं सनद तकरार। पहली सनद तजाद है, दूसरी सनद तकरार। तीसरी सनद होती है सनद तलमीह। तलमी होती है, तलमी आमतौर पे एक तारीखी इशारा होता है। तारीखी इशारा हो सकता है, मजहबी इशारा हो सकता है, किसी भी इवेंट पे तारीख में कोई वाक़या हुआ है, उसका एक छोटा सा जो है ना मिसाल तौर पे वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसका मकसद इशारा होता है। तो अगर किसी पे, किसी जगह ये इशारा इस्तेमाल हो तो वहाँ पे सनत तलमी इस्तेमाल होती है। जैसा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा, तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है, जो कि जो है ना मुर्दों को जिंदा करने का उनका मौजूद था। तो शायद गालिब गालिब कहता है इब्ने मरियम हुआ करे कोई, तो मेरे दुख की दवा करे कोई। तो यहाँ पे इब्ने मरियम तलमी है और सनत तलमी इस्तेमाल हुई शेर के अंदर। जिस तरह
बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है मेवे तमाशा लबे बाम अभी। अब बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, आतिश नमरूद। अब ये नमरूद उस वक्त बादशाह था, उसने आग लगाई थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके अंदर डाला गया था। तो ये उस एक तलमी है, एक वाक्य है, उसकी तरफ रेफर कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद ये वो हमने उस दिन भी एक शेर जो डिस्कस किया था कि आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। तो चाहे यूसुफ, तो ये भी एक तारीखी वाकया है, वो यूसुफ का जो कुआं है उसकी बात हो रही है, तो ये भी सनत तलबी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट जो सनत है हमारे पास वो है सनत मुबालगा। सनत मुबालगा ये क्या होती है जी? मुबालगा नाम से ज़ाहिर है, मुबालगा ऐसा मतलब होता है कि ऐसी किसी चीज़ की ऐसी तारीफ करना जो कि बढ़ा चढ़ा कर करना, जिसका हकीकत से ताल्लुक ना हो, उसको कहते हैं सनत। जहाँ इस्तेमाल उसको हम कहते हैं सनत मुबालगा का इस्तेमाल। जैसा कि अगर आपको मैं शेर बताऊँ तो, हाँ जी, एक दिन फिराक यार में रोया मैं इस कदर, पहुंचा था चौथे आसमां पे पानी कमर कमर। तो इतना मैं रोया हूँ कि चौथे आसमान पे भी गया हूँ तो पानी पानी था। तो ये बहुत बड़ी गप मारी है, तो इस वजह से इसको सनत मुबालगा कहते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी और देखें जी, दस्ते नाजुक से उठाया न गया हारे हिना बारे हिना। दस्ते नाजुक से उठाया न गया बारे हिना, तोड़ा जो एक फूल तो कलाई उतर गई। वाह जी वाह। तो जो है ना वो जो मेहंदी का बोझ है वो भी नहीं उठा सका महबूब, और एक फूल तोड़ा तो कलाई उतर गई। तो इतनी बड़ी जो है ना मुबालगा रही का इस्तेमाल किया गया। तो ये इस तरह की जब बहुत बड़ी, बहुत इतनी बड़ी छोड़ दी जाए कि वो पकड़ी ना जाए, तो ये होती है सनद मुबालगा। उसके बाद जी आगे चलते हैं जी। हम्म, हाँ जी, सनत हुस्न तालील। सनत हुस्न तालील। सनत हुस्न तालील क्या होती है जी? सनत हुस्न तालील से मुराद किसी बात की ऐसी इल्लत या वजह या सबब बयान करना जो कि असल इल्लत या वजह ना हो, या बेसाख्ता बावर कराने को जी चाह रहा हो। सनत हुस्न तालील ये होती है, सनत हुस्न तालील, कि कोई शायर ऐसी वजह बयान कर रहा है जो हकीकत में वो वजह है नहीं, एवं बताई हुई वजह, उसको उसको कहते हैं सनत हुस्न तालील। जैसे मैं आपके सामने अभी एग्जांपल कहता हूँ कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा तीन रात की, साहिल पे सर पटकती थी मौजें फरात की। अब मौजें सर पटकती तो नहीं है ना साहिल के ऊपर, ये तो एक ऐसी बात है जो कि एक रीजन बताई गई जो कि है नहीं असल में, एक वैसे बात की गई। तो इसको ऐसी इसको कहते हैं सनत उसने तालील। ठीक है। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ कि ये बड़ा अच्छा एक शेर है, मोमिन खान मोमिन का है कि इस नक्शे पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील। इस नक्शे पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचे रकीब में भी सर के बल गया। तो कूचे रकीब में गया है और सर के बल गया है, तो ये देखे ना, एक सबब तो उसने बयान किया है कि मैं ऐसा गया हूँ, लेकिन अजीब सी बात है ना, सर के बल गया है। लॉजिक से बात क्लियर ही नहीं है, यानी कि ऐसी वजह बयान की गई है जो कि दुरुस्त नहीं है। तो इसको कहते हैं सनत हुस्न तालील। उसके बाद जी सनत तजमीन। तजमीन, सनत तजमीन क्या होती है? जब एक शायर अपने कलाम के अंदर किसी दूसरे का कोई शायरी शामिल कर ले, उसको हम कहते हैं सनत तजमीन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि तेरी उल्फत की अगर हो ना हरारत दिल में, तेरी उल्फत की अगर हो ना हरारत दिल में, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अब आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, ये किसी और का शेर है और इसने अल्लामा इकबाल ने अपने साथ शामिल कर लिया। तो जब कभी ये शामिल करते हैं तो फिर उस शेर के साथ इन्वर्टेड कोमाज लगते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं सनत तजमीन है, यानी उसमें एक शेर किसी का हो दूसरा शेर किसी और का हो, जो दूसरे का शेर हो तो उसमें साथ कोमाज लगे होंगे। ठीक हो गया। इसको कहते हैं सनत तजमीन कहते हैं। ये टेक्स्ट के अंदर भी होता है ऐसे। और इसकी अगर कोई अच्छा शेर लिखा हुआ तो वो बता देता हूँ। बस ये ठीक है। उसके बाद जी सनत क्या है और इम्पोर्टेंट? हाँ जी, सनत लफो नशर। एक और सनत आ गई, लफो नशर। लफो नशर, लफ का मतलब होता है लपेटना, और नशर का मतलब होता है फैलाना।
यानी जिस तरह मुंतशिर होता है ना, फैलाना, बिखरना, तो लफ का मतलब लपेटना और फिर फैलाना। यानी पहले आप लपेट दिए, किसी चीज़ से बांध दिया और फिर उसको फैला दिया। तो ये कैसी सनद होती है? इसके अंदर ये होता है कि या दो कंसेप्ट दिए जाते हैं, शायर देता है, फिर उसको दोबारा पहले उसको यानी कि उसको समेट के रखता है, फिर उसको फैला देता है, उसको फिर डिटेल से एक्सप्लेन कर देता है। इसको कहते हैं सनतो लफो नशर। जैसा कि एक सब आग एक सब पानी, एक सब आग एक सब पानी, दीद और दिल अजाब है दोनों। अब उसने आग कह दिया और यहाँ पानी कह दिया, यानी एक चीज को उसने एक पूरी कैफियत को उसने एक आग में एक चीज को बता दिया, यानी कि महबूब को आग कह दिया और दूसरी तरफ अपने आप को पानी कह दिया। एक देखे ना, उसको महदूद कर दिया। फिर आगे देखें, दीद और दिल अजाब है दोनों, कि फिर वो दीद और दिल यानी आंख, जो आंख और ये सारे जो है ना, ये दोनों जो है ना अजाब है। ठीक है, फिर उसमें इसको दोबारा खोलने की कोशिश की। तो इस ऐसी सनत को कहते हैं सनअत लफो नशर। और भी बहुत सारी हो सकती हैं, जिस तरह तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। ठीक हो गया। तो ये आपको मैंने बता दी। ये पेपर में कोई एक आधी सनद कभी कोई पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो इतना ज्यादा कोई नहीं पूछता। बस एक कोर्स का हिस्सा था, तो मैंने कहा चलिए आपको ये आइडिया हो जाए कि ये भी एक चीज है, सनद भी कोई बला होती है। तो कौन कौन सी जो मैंने आपको सनतें बताई, शुरू शुरू में आपको बताई सनत ये, आपको तजाद बताई, जिसमें एक वर्ड होता है उसका अपोजिट कोई वर्ड आ जाता है, एक आइडिया होता है उसका अपोजिट कोई आइडिया आ जाता है। फिर सनत तकरार है, एक आइडिया को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि वो आपको ताकीद के लिए। फिर सनत तलमी है, कोई तारीखी इशारा गिवन होता है। सनत मुबालगा है, जिसमें कोई बहुत बड़ी तारीफ बहुत हद से ज़्यादा की जाती है। उसके बाद सनत हुस्न तालील है, जिसमें एक रीज़न बयान की जाती है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। फिर उसके बाद सनत तज़मीन है, जिसमें एक शायर अपना शेर और दूसरे शेर में कोई दूसरा किसी और का शेर शामिल कर लेते हैं और वो कमाज में लगता है, इसको सनत तज़मीन कहते हैं। सनत लफ़ व नशर क्या है कि एक आइडिया पहले देता है लपेट के और फिर उसको खोल के देता है। तो ये होती हैं असनाद। हाँ जी, अब जरा मुझे बताएं, असनाद आपको सबको क्लियर हो गई हैं? इनमें से शायद ही कोई आ जाए, आमतौर पर ये नहीं पूछी जाती, लेकिन स्ट्रक्चर क्लियर करने के वाले से मुझे जरूरी था बताना, तो मैंने बता दिया है। बाकी पेपर आप देख लें, शायद ही इसमें आपको कभी कोई नजर आई, नहीं तो नजर नहीं हैगी है। इसी वजह से इसको सरसरी दौर आपने बस देख लेना है। कभी पेपर में आ जाए तो आपको आइडिया हो गया, अच्छा ये सनद भी कोई चीज होती है। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? बताइएगा जी सब। हमने उर्दू को बहुत ज्यादा डिटेल से कर ली थी, डिटेल में हमने कर नहीं थी, लेकिन हमने कर ली। हमने क्या, चले स्ट्रक्चर आपका क्लियर हो जाए। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स करनी है उर्दू में अगर आपको, तो आपका एक बुनियादी चीजें आपकी क्लियर हो। हाँ जी, सब बताइएगा। इतनी ज्यादा डिटेल में आमतौर पर चीजें पूछी नहीं जाती, बस पास पेपर्स ही देखने होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के हवाले से जरूरी थी ये बातें। हाँ जी, सब बताइएगा। ठीक हो गया। जिशान ने काफी सारे पेपर दिए हुए हैं। जिशान जरा बताइएगा, उर्दू हमने ज्यादा नहीं पढ़ दी कुछ, या ठीक पढ़ी है? सर काफी डिटेल में पढ़ी है सर। काफी डिटेल में पढ़ी है ना? जी सर ऐसे ही है। ठीक हो गया। मुजाज मरसल ये आप इसको खुद पढ़िएगा और आपने हमें बताना है, इसकी फिर आपने थोड़ी मेहनत करनी है। किसी को समझ आया मुजाज मरसल? किसी को समझ में आया तो उससे पूछते हैं। हाँ जी। चले महरीन, आपने ऐसे करना है, मजाज मुरसल उस किताब में उठानी है आपने, और उसमें से टॉपिक है, एक दो पेजेस का है, आपने पढ़ना है और फिर मुझे बताना है। ओके हो गया कि नहीं? चलें, आपको तैयार हो जाएगा और आपके फेलोज को भी पता चल जाएगा।
मुश्किल नहीं है, बस इस पे इतना ज्यादा सोचे भी नहीं, इस वजह से मैं भी बहुत सी चीजें स्किप भी करता हूँ कि फिर आप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इतना इसको कितनी डेप्थ में पढ़ना है, तो इतनी डेप्थ में कोई नहीं पढ़ना। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। एक हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा, वो कोई गपशप वाला टॉपिक है, इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट वाला टॉपिक है, वो हम कवर करते हैं। ठीक है, उसमें फिर आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। वो ये है कि आपके सामने कोई शेर आ जाए, अगर पूछेगा कि ये शेर किसका है। ठीक हो गया जी। बस ये आखिरी टॉपिक है, अशआर की तशरीह। ठीक हो गया ना, तो इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में जो है ना, आपने मेरा साथ देना है। तो ये आपकी ओवरऑल एक रीडिंग होती है, जिसने जितनी रीडिंग की होती है उसको पता होता है, और वो उसको कर भी लेता है। तो आपने ये मुझे साथ देना है। रेडी है जी। ये जो इम्पोर्टेंट शेर है मैं वही पढ़ूँ, बाकी इसमें तो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, सब रेडी हैं। बता दें जी, सब रेडी हैं, सो तो नहीं पे सारे। बताएं सब रेडी हैं तो बताएं सब। इसमें पार्टिसिपेशन इक्वली करनी है, ताकि डिस्कशन करेंगे ना, ताकि कुछ ना कुछ आपको याद हो जाए। इसमें कोई वो लॉजिक तो है कोई नहीं, शेर है, किसका शेर है ये आपने बताना है। इसमें अहम तरीन मैं शेर आपके सामने पढ़ूंगा, ताकि उसके डिस्कशन का ये होगा कि वो अगर वो पेपर में आ जाए तो वो आप कर दें। सब एक दफ़ा मुझे नोटिफाई करें कि हम सर रेडी हैं। एक दफ़ा मुझे बताएं सब, फिर मैं एक एक से पूछता भी रहूंगा। फिर हम कंक्लूड करते हैं उसके बाद उर्दू को। आज उर्दू का खात्मा हो गया है आज, इंशाल्लाह। ओके हो गया जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। एक शेर है, आपने बताना है। ठीक है, वो है जनाब, वो तेरे चेहरे से है आलम में बहारों को सुबात। तेरे चेहरे से है आलम में बहारों को सुबात। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये किसका शेर है? बहुत अहम तरीन शेर जो है ना, वो मैं आपके सामने से पढ़ रहा हूँ। हाँ जी। जिसको पता है चैट में लिखता जाए, फिर मैं आगे बताता जाऊंगा। ये जनाब बहुत प्यारा शेर है, और ये फैज अहमद फैज साहब का है। देखो ना, तेरे चेहरे से आलम में बहारों को सुबात, कि जो बहारें हैं उनकी बका ही उसके चेहरे की वजह से है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो देखो ना, कमाल की बात की है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। उसके बाद इम्पोर्टेंट शेर है, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके अनफाल के। ये किसका शेर है? कि यानी मेरी जो आंखों में जो शर्मिंदगी के या उदासी के जो आंसू थे ना, वो अल्लाह ने चुन लिए और उनको उसको कबूल कर लिया। अल्लामा इकबाल का है, वेरी गुड। ऐसा न सही होता है। उसके बाद जी आगे चलते हैं जी। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाह शीशा गरी का। किसका शेर है? मीर तकनीर का ये शेर है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। फैज अहमद फैज का था पहला। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो फिर किधर जाएंगे। ये किसका शेर है? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है ये। उसके बाद जी,
रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ये तो आपने सुना होगा। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये गालिब का शेर है। नेक्स्ट जी। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। किसका शेर है। मिर्जा गालिब का है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरजू में कट गए दो इंतजार में। किसका शेर है। बिल्कुल ये बहादुर शाह जफर का है। वेरी गुड। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। किसका शेर है। गालिब का है जी, में से गालिब का है। एक और शेर बहुत इंपॉर्टेंट शेर है। तुम मेरे पास होते हैं गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। तुम मेरे पास होते हैं गोया जब। मोमिन खान मोमिन, बिल्कुल ये सही बताया। अच्छा जी। ये मैं वो सिर्फ पूछ रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर कहीं ना कहीं पूछे होते हैं। पीएमएस के पेपर में या किसी तरह आ जाते हैं। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। हाँ जी, किसका शेर है। हसरत मोहानी क्या है। खिरद किसे कहते हैं, खिरद। नहीं। खिरद किसे कहते हैं। किसी को नहीं पता खिरद का मतलब। नहीं। हाँ जी बिल्कुल, अक्ल को कहते हैं, सही बताया उसामा ने। अक्ल को कहते हैं, दानिश को, विजडम को। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। ये किसने कहा है। हाँ जी। बताएं जी, अल्लामा इकबाल का शेर है। वो हल्का है यारा तो परेशम की तरह नर्म, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर सफर मीरे कारवां के लिए। इसमें निगाह जो है ना, वो नून गाफ और हे छोटी इस तरह लिखनी है। और निगाह दूसरा नहीं है। हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये किसका शेर है। अल्लामा इकबाल का है। ये बड़ा मशहूर एक शेर है। जमहूरियत इस तरह से हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। ये किसका शेर है। हाँ जी, क्या उम्र कहता है कि गिना करते हैं तोला नहीं करते। ये इकबाल का शेर है, अल्लामा इकबाल का ये।
ठीक हो गया जी। फिर आपने ये पढ़ लेने हैं, मोटे मोटे इसमें शेर लिखे हुए हैं, काफी सारे शेर हैं। इसी तरह के आपने कवर कर लेने हैं। अभी आपको लगता है नींद आ रही है। ठीक हो गया जी। दैट्स ओवर। और हमने उर्दू खत्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह आज। इससे रेलेवेंट जो नोट्स होंगे, जो पास पेपर्स होंगे, वो मैं आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। वो आपने पढ़ लेने हैं। उनको बेहतर ये है कि प्रिंट करा लें। उनको फिर बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें। खुद ब खुद आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे। और जिसने इस तरीके से तैयारी की, उर्दू वो जब कभी वन पेपर जीके का पेपर देगा या देगी, 10 में से 8 9 नंबर उसके पक्के हैं इंशाल्लाह। ना आए तो फिर मुझे कहिएगा। और अगर उसने कोई सब्जेक्ट का पेपर दिया, इसमें 2 3 नंबर होते हैं, तो उसमें से उसके इंशाल्लाह उसके 2 3 पक्के हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ हमारी उर्दू खत्म हुई। और हमने 8 कमरे थे आज तैयार कर लिए। इंशाल्लाह हम कल क्विज कर लेंगे आपका उर्दू का, जितना हमने पढ़ा है। और नेक्स्ट जो है ना, थर्सडे से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, नवा चैप्टर, नवा सब्जेक्ट। और अगले जो 4 सब्जेक्ट हैं वो हमने कोशिश करनी है कि जो अगला मंथ है उसके अंदर उसको वाइंड अप करें। हाँ जी, सबको सब कुछ क्लियर हो गया जी। किसी का कोई सवाल उर्दू में से या इन 8 सब्जेक्ट्स के हवाले से? थक तो नहीं गए सारे? ये तंग तो नहीं आ गया कि जान छूटे हमारी, कब हमारा सेशन खत्म होगा ताकि हम अपना इस टाइम ऐश ही करेंगे, सोएंगे मजे से। हाँ जी। अच्छा चलें, किसी आप में से किसी को बोलने का 2 मिनट मौका देते हैं, फिर क्लास को कंक्लूड करते हैं। कौन जी समराइज करना चाहेगा कि हमने उर्दू में मोटी मोटी क्या कुछ पढ़ा है? कौन करना चाहेगा, हैंड रेज करें। जो रिकैप कर दे कि हमने उर्दू में मोटी मोटी बातें ये पढ़ी हैं। एनीवन? हैंड रेज करें, फिर हमसे सुन लेते हैं। हाँ जी, बताइए। उर्दू को जरा रिकैप कर दें, 2 मिनट में बस। हैरत की बात है, कोई नहीं बताना चाहता। मैं फिर खुद कहूँ, फिर वो करेंगे रिपीट। देख लें जी, आप कोई आप में से रिपीट नहीं करना चाहता? नईम जान, नईम जल्दी जल्दी 2 मिनट में क्विक रिकैप कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, उर्दू में हमने सबसे पहले नसर पढ़ा। नसर में हमारे पास उसकी 2 टाइप्स थी, गैर अफसानवी था और अफसानवी था। अफसानवी जो था उसमें दास्तान थी, नावल था, ड्रामा था हमारे पास, अफसाना था। और जो गैर अफसानवी था उसमें सवाना हयात थी, बीती थी। उसके अलावा उसमें हमारे पास नावल था, वो सॉरी, समाना याद थी, आबिदी थी, सफरनामा था, और उसमें तंजो मिजाज था, मकतूब निगारी थी। ये चीजें थी। नसर के अलावा हमने उर्दू में दूसरी चीज पढ़ी, शायरी, जो जिसको हम नज़म भी कहते हैं। तो उसमें हमारे पास दो थी कि नज़म बिल्लिहाज मजमून और बिल्लिहाज हैयत। अ, वो चीज़ें हमने पढ़ी। बिल्लिहाज मजमून में हमारे पास हमद है, नात है, गज़ल है, नज़म है। और बिल्लिहाज
और दूसरी जो हमारे पास थी हयात, उसमें हमारे पास मसनवी है, रुबाई है, मुहम्मस है, मुसद्दस है। ये चीज़ें हैं, तरकीब बांध है, तरजीह बांध है। इसके अलावा हमने फिर इसम पढ़ी, इसम की अक़साम पढ़ी, इसम में मारफा, इसमें नकरा, हर्फ पढ़ा, उसके आगे जुमला बना, जुमले की आगे टाइप्स पढ़ी। और आज हमने मुहावरा पढ़ा। उसके अलावा रोजमर्रा पढ़ा। आज अभी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक हो गया जी, नहीं लगता है गला खुश्क हो गया। सर ये आपकी हिम्मत है, इतना बोलते हैं। देखे ना, जो आपके सामने बोल रहा है वो भी तो किसी कहता जाए तो भी है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि आपकी हिम्मत है, आप इतना बोलते हैं। नहीं, बोलना तो चले वो तो है, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो फिर तकलीफ होती है। अब ये देखे, मैंने कहा है कि कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे, तो वो कोई भी बताना नहीं चाह रहा। चले माशाल्लाह, आप नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया, बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सर। तो आपने, चले, ठीक हो गया जी। बाकी जी कोई बताना चाहे मजीद, ये क्लोज करें। सारे कह रहे होंगे जो है ना दिल में कि सर अब कब क्लास खत्म करेंगे। ठीक हो गया जी, तैयारी करें, इन चीज़ों को रिवाइज करें। कल इंशाल्लाह इसका क्विज होगा आपका, और क्विज में सब ने आना है, कोई छुट्टी ना करे, सब आएंगे। और पार्टिसिपेट आपने करना है सबने। कोई मसला नहीं, किसी को नई तैयारी होगी तो कोई मसला नहीं होगा। किसी को दो आंसर गलत हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरे पास कोई मेडल नहीं है जो मैंने आपको तकसीम करने हैं। ना मेरे पास कोई यहाँ पे कोई लत्तर पड़े हैं जो मैंने किसी को मारने हैं। कोई किसी का कोई मसला नहीं है। आप सब मेरे लिए जो है ना मोहतरम है, रिस्पेक्टेड हैं, वैल्यूड हैं। ठीक है। आप यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट करें, सीखें, और मुझे भी सीखने का मौका दें। सब आइएगा, कोई भी छुट्टी ना करें। और इंशाल्लाह हम थर्सडे से नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। इस उर्दू के से रिलेवेंट जो नोट्स हैं वो मैं आपको आज क्लास में शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।